मीरा वाल्मीकि के आंसू और दहेज दानव। एक दहेज दानव ने फिर एक लड़की की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी मीरा वाल्मीकि की है। मीरा वाल्मीकि जो जालौन ज़िले के बागी गांव की रहने वाली हैं। हाईवे के किनारे एक गांव स्थित है, बागी गांव, जो कि बड़ी आबादी वाला गांव है। 4000 से ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहते हैं। ब्राह्मण ठाकुर से लेकर के तमाम जितनी भी जातियां हैं इस गांव में पाई जाती हैं। और इसी गांव में 5-6 घर वाल्मीकि समुदाय के हैं, जिनमें से एक मीरा वाल्मीकि का भी घर है। मीरा वाल्मीकि अपने गांव में झाड़ू पोंछा साफ सफाई का काम करती हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करती हैं, क्योंकि अपने परिवार की रोजी रोटी चलाना है, अपने बच्चों की देखरेख करना है, अपने बच्चों की परवरिश करना है, तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। छुआछूत भेदभाव का भी आलम है। और मीरा के जो पति है भीकम, वो एक सामाजिक लीडर की तरीके से अपने समुदाय के लिए काम करते हैं। 50 वर्षीय मीरा वाल्मीकि की ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। अजय विजय उनके 2 लड़के हैं। एक लड़की प्रियंका जो सयानी हो रही थी, जिसकी शादी की चिंता पूरे घर में सता रही थी। लेकिन इसी बीच मीरा की ज़िंदगी में एक कहर आता है और कोरोना और लॉकडाउन के समय उनके पति को कैंसर हो जाता है। और उस कैंसर के इलाज में मीरा ने जितनी भी पूंजी थी नष्ट हो जाती है। तमाम लोगों से कर्जा लेकर के इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी पति नहीं बचते हैं। और एक जो लीडर थे उनके समुदाय के, उनके घर के और मीरा के जो परिवार के ऊपर मुखिया का जो दायित्व था, भीकम भाई भी इस दुनिया से चल बसे। कोरोना के समय उनकी मौत हो गई। अब पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। ऊपर से बेटी प्रियंका की शादी की चिंता मीरा को आए दिन चिंता सताई जा रही थी कि आखिर इसकी शादी कैसे करेंगे। किसी तरीके से मीरा ने अपने आप को उबारा। उनके बच्चे अजय विजय ने एक रिक्शा लिया और उस रिक्शा से अपनी आमदनी करने लगे। घर में एक अलग तरीके का माहौल था, लेकिन मीरा सोची कि अब ज़िंदगी को फिर से शुरू करना है और एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी प्रियंका की शादी करनी है। शादी को लेकर के तैयारियां होने लगीं, लड़का देखने लगे। मीरा के दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करके एक वाल्मीकि लड़का देखा, जिससे अपनी बेटी प्रियंका की शादी तय कर दी। शादी तय होने के बाद गांव में घर में एक माहौल था कि चलो इस साल हम एक जिम्मेदारी से निपट जाएंगे और अपनी बेटी की शादी कर लेंगे। पति ने हमें इस लेवल तक लाके खड़ा किया है, आप हमारे बच्चे थोड़ा रिक्शा चलाएंगे या कुछ काम धंधा करेंगे और हम अपनी ऐसी झाड़ू पोंछा बर्तन से अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। लेकिन मीरा को क्या पता था कि प्रियंका, जिसको इतनी लाड़ प्यार से उसने पाल पोस के बड़ा किया है, उसको इस दुनिया में, इस जहान में या इस गांव में या इस पूरे सोसाइटी और माहौल में दहेज नाम का दानव खा जाएगा। वही होता है कि मीरा ने अब बड़ी तैयारियां चल रही थी अपने बच्चों के साथ। वो प्लानिंग कर रही थी कि कैसे हम शादी करेंगे, और जो शादी में दान दहेज देना है उसके लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए तमाम रिश्तेदारों से बातचीत होने लगी। लेकिन ये जो लोगों से कर्जा लेना पति के समय, ये सारा माहौल प्रियंका भी देख रही थी। मीरा की लड़की प्रियंका को एक चिंता सता रही थी कि आखिर मेरा बाप भी मुझे छोड़ के चला गया, वो इस दुनिया से चले गए। मेरे परिवार का खर्चा मेरे भाई रिक्शा चला के उठाते हैं, माँ झाड़ू पोंछा करती है, बर्तन करती है, तब कहीं जाकर के हमें खाने को मिलता है। अब मेरी शादी हो रही है, उसका भी बोझ इनके ऊपर होगा। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में आता जाता होगा, लेकिन मीरा और उनके भाइयों को इस बात की कोई भनक नहीं थी। लिहाजा तैयारियां ज़ोरों शोरों से चलने लगीं। मीरा के भाई खरीदारी करने लगे और वक्त आया कि अब शादी की डेट पक्की करके उनको चिट्ठा दे दिया जाए। मीरा के घर में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक चिट्ठी बनाई जाती है जिसको यहाँ चिट्ठा बोलते हैं। लड़की की शादी की डेट तय होती है और उस डेट का चिट्ठा देने के लिए मीरा के भाई तमाम लोग उस लड़के वाले के घर जाते हैं। लेकिन रिवाज ऐसा है कि जब हम चिट्ठा देने जाएंगे, शादी की डेट तय करने जाएंगे, तो हमें कुछ गिफ्ट ले जाना पड़ेगा। क्या लेके जाएं? परिवार में, घर में इतना कुछ है नहीं। मीरा बोलती है आप चिंता मत करो, मैंने झाड़ू पोंछा बर्तन करके, सफाई करके कुछ चंद पैसे इकट्ठे करे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। तो अपने तमाम रिश्तेदारों से कुल मिलाकर के 20,000 रुपये का कर्जा इकट्ठा किया गया और उस 20,000 रुपये के सामान लेकर के
और अपने रिश्तेदारों को उन रिश्तेदारों के पास भेजा जहाँ लड़की का संबंध तय किया था। वो लोग चिट्ठा दे कर के आए, शादी की तैयारियां होने लगीं। बेटी प्रियंका मन ही मन सोच रही थी कि 20,000 रुपये का कर्जा तो अभी ले लिया है, अब शादी कैसे होगी, कैसे हमारा ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, इतना कर्जा है कि अब मुझे नहीं लगता है कि हम सब लोग उबर पाएंगे। लेकिन इधर मीरा के बच्चे लगातार अपनी तैयारी में लगे थे। अगले दिन मीरा और उनके दोनों बच्चे कदौरा मार्केट जाते हैं कि सामान खरीदेंगे और सामान खरीद करके शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। तभी घर से फ़ोन आता है। इधर घर पर क्या होता है कि प्रियंका मन ही मन 3-4 दिन से लगातार सोच रही थी कि आखिर 20,000 रुपये तो कर्जा भी लिया और उन शादी के लिए अभी कम से कम 1 लाख रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा। ऊपर से जो उसके ससुराल वाले हैं वो लगातार फ़ोन करके अलग-अलग डिमांडें रखते थे कि मुझे शादी में मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे शादी में इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, आपके पिताजी देंगे कि नहीं देंगे। ये जो कम्युनिकेशन लड़की और लड़के के बीच में शुरू हुआ, दहेज की बात वहीं से शुरू होने लगी। लड़की प्रियंका सोच रही थी कि अब मेरे पिताजी ने तो ज़िंदगी कैसे काट के यहाँ तक लेकर के आए हैं, मेरी माँ मेरे भाइयों ने मेहनत करके 20,000 रुपये कर्जा लेकर के तो अभी इनको चिट्ठा भेजने गए हैं, अब शादी के लिए 1-1.5 लाख रुपए कर्जा लेंगे, कहाँ से लाएंगे। ये तमाम सवाल दिन प्रतिदिन रात दिन बेटी प्रियंका को सता रहे थे। और जिस दिन प्रियंका की माँ मीरा और उनके भाई कदौरा मार्केट गए हुए थे, ये लड़की को पता नहीं क्या होता है, रस्सी से फंदा लगा करके आत्महत्या कर लेती है। जब ये खबर कदौरा पहुंचती है तो कदौरा में भाई को पता चलता है, माँ को पता चलता है, दौड़े घर पे आते हैं, देखते हैं कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पूरे घर में मातम छा जाता है। मीरा रो के बुरा हाल था। तमाम के समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं। बात क्या है तो पता चलता है कि इस तरीके से हमारी बेटी ने सुसाइड किया है क्योंकि हमारे ऊपर दबाव था, हमारे ऊपर कर्ज का बोझ था और ये बोझ और दबाव हमारी बेटी सहन नहीं कर पाई। ये बात जब उनकी भाभी और तमाम लोगों ने बैठ के चर्चा की आखिर बात क्या थी, तब लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रियंका कुछ बात नहीं कर रही थी, यही पूछ रही थी कि क्यों हमारी शादी कर रहे हो, हमें ज़रूरत नहीं है, अभी पैसा नहीं है तो हम अभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर एक दहेज दानों ने एक बेटी की जान ले ली और मीरा वाल्मीकि के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि मीरा के आंसू और दहेज दानों ने एक बेटी को फिर हम सबसे छीन लिया। आखिर इस समाज में ये दहेज रूपी दानव कब जाएगा? ऐसी तमाम लड़कियां जो दहेज के कारण अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हैं। मैं अपील करना चाहूँगा उन तमाम बहनों से और तमाम लोगों से कि दहेज रूपी दानव को ख़त्म करना है, हमें खुद समझदार बनना है, अपनी बेटियों को समझाना है और इस दहेज रूपी कुप्रथा से बाहर निकलना है ताकि दहेज दानव फिर से हमारी बहनों की जान न ले सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय सोमनाथ।